हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आपको मैं ई पाठशाला चैनल पे एक नया पार्ट बताने जा रहा हूँ। वो चैप्टर 9 में चैप्टर 9 जो है टर्म 2 के अकॉर्डिंग इंडिया वाली बुक में से चैप्टर 9 आ रहा है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपके 6 मार्क्स को, 4 मार्क्स को, 2 मार्क्स को काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये नई सीरीज है, 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर एनालाइज करने की कोशिश करवाई जाएगी। वैसे तो एक्सप्लेन सीरीज पहले से ही अपलोड है पूरी की पूरी चैनल के ऊपर, तो जाके उसे ज़रूर वॉच आउट करिएगा। अगर आपने वो वॉच आउट नहीं करी और पेपर के ड्यूरेशन में देख रहे हैं तो आप वीडियो पे सही वीडियो पे आ गए, क्योंकि 20 मिनट में आपको पूरी सीरीज एक्सप्लेन करवाई जाएगी। चैप्टर जो है वो काफ़ी कुछ इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर आप चैप्टर इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर सब पे जुड़ सकते हैं और आगे चलते हैं, बात करते हैं पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। मेन इस पूरे चैप्टर में दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से 1967 में, अगर आपको पता हो तो 1967 में कोलिशन गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद किस तरीके से 1989 में जाके कोलिशन गवर्नमेंट आई थी और उसने भारत की गठबंधन राजनीति की शक्ल ही बदल दी। उसके बाद मंडलाइजेशन, मंडल आयोग आया था, वो क्या है, उसने ओबीसी के लोगों के लिए किस तरीके से पॉलिटिकल के रिप्रेजेंटेशन को ही बदल दिया। उसके बाद आज की डेट में राम मंदिर, जन्मभूमि, अयोध्या डिमोलिशन और उसके साथ छोटी मोटी और चीज़ें, जो मैं कह सकता हूं कि 1990 से लेके और लास्ट 2000 की पॉलिटिक्स तक 10 साल के अंदर जो राजनीति में बदलाव हुए और उसकी वजह से पॉलिटिकल का डायरेक्शन जो बदल गया, वो इस सिनेरियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये कन्फर्म ही आना होता है कि 21वीं सेंचुरी के अंदर कितने सारे बदलाव हमें देखने को मिले। 21वीं सेंचुरी पूछेगा तो करंट का सिनेरियो बोलना पड़ेगा, और 20वीं शताब्दी के अंदर बदलाव पूछेगा तो ये सारा कांड जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। कोलिशन गवर्नमेंट, मंडल कमीशन, क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे हम एलपीजी बोलते हैं, राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा विवाद और किस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हो गई, और उसके साथ छोटी और चीज़ें भी जो हैं वो समझाने की कोशिश करी जाएगी। हमें जहाँ 71 में पता था इंदिरा गांधी अकेली जी पूरी तरीके से जीती हुई थी, वहाँ 1999 के अंदर सोनिया गांधी जी बहुत छोटी पड़ गई और सभी लोगों ने एक साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाया और इनको हराया। तो ये मकसद था सरकार का। लेकिन इंदिरा गांधी जी, आप सभी लोगों को पता है, इंदिरा गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक जीती। उसके बाद 77 के अंदर मोरारजी देसाई जी आए। मोरारजी देसाई जी के बाद यहाँ पे 5वें पीएम बने हमारे चरण सिंह जी। फिर दोबारा 1980 के अंदर गांधी जी, इंदिरा गांधी जी बनी। 1980 के अंदर ये कहा जाता है कि इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, ये नारा चल रहा था, और 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की सरकार बनाई, वो कांग्रेस आई थी और आज के डेट में कांग्रेस आई ही चल रही है। और उसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ होती है 84 के कांड के अंदर। 84 का कांड वही वाला याद करिए जिसमें जरनैल सिंह भिंडरैल जो थे, उसकी वजह से फिर उनके ही बॉडीगार्ड ने, जरनैल सिंह भिंडरैल की वजह से पूरा का पूरा गोल्डन टेम्पल के अंदर प्रॉब्लम हो गई, फायरिंग हुई, बहुत से सिख लोगों के रिलीजियस फीलिंग को धक्का पहुंचा और इसकी वजह से उनके बॉडीगार्ड जो सिख थे उन्होंने ही गोलियां मार दी। 3 गोलियां, आई थिंक 3 या 4 गोलियां लगी थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तुरंत ही उनके बेटे को बुलाया गया और उसके बाद 1984 में जब डेथ हुई तो 85 में इलेक्शन हुए और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी को इतना बड़ा बहुमत मिला जो आज तक इतिहास में किसी को भी नहीं मिला था। 1985 के अंदर जब राजीव गांधी को बहुमत मिला, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी की भी डेथ हुई 89 के अंदर, और तमिल इल्लम, टाइगर तमिल इल्लम जो थे, लिट्टे कम्युनिटी, उन्होंने इनको मारा। और उसके बाद फिर एक दौर चालू होता है कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कोई किसी को कठपुतली की तरह नचा रहा है, कोई किसी को कठपुतली की तरह नचा रहा है। कोई सरकार कभी अंदर थी तो बाहर से सपोर्ट कर रही थी, बाहर थी तो अंदर से सपोर्ट कर रही थी, तो यही खींचातानी चल रही थी। और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ऐसी सरकार जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर आपस में सरकार बना रही हों तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कांग्रेस पार्टी कभी डिफीट हुई, कभी किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। जब कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो सभी ने मिलकर गठबंधन बनाया और वीपी सिंह की सरकार 1989 के अंदर आई। अब वीपी सिंह की सरकार जो थी, अब देख सकते हो, वीपी सिंह की पार्टी का नाम जेडी था। अलायंस करा उन्होंने नेशनल फ्रंट के साथ और उनके साथ 143 सीटें उनको मिली। अब जीतने के बाद वीपी सिंह ने कहा कि कुछ ना कुछ सरकार को बदलाव करने की जरूरत है। नेशनल फ्रंट के साथ सरकार बनाई और नेशनल फ्रंट ने जनता दल के साथ कुछ जगहों पर रीजनल पार्टी के साथ कोलिशन बनाना चालू कर दिया। सपोर्ट बीजेपी का लेफ्ट फ्रंट से था और यूनियन फ्रंट का सपोर्ट फ्रंट से सपोर्ट में उनका काम चल रहा था। अब यहाँ पे बात ये हुई कि इस समय कांग्रेस जो थी सत्ता में नहीं थी, तो
इस टाइम पीरियड में वीपी सिंह थे। वीपी सिंह के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके चंद्रशेखर जी आ गए। चंद्रशेखर जी की कोalition जो सरकार थी, ऑफ कोर्स चंद्रशेखर जी भी कुछ टाइम तक सरकार में बने रहे। तो फिर यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ 5 साल तक चली। फिर कांग्रेस की सरकार में नरसिम्हा राव की डिफीट होती है और एस डी देवगौड़ा को पीएम बनाया जाता है। एस डी देवगौड़ा को उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को पीएम बनाया जाता है। देन फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के अंदर, वैसे तो क्या कहते हैं 1996 के अंदर कुछ 13 दिन की गवर्नमेंट चलाते हैं और उसके बाद बीजेपी सरकार जो थी कोalition गवर्नमेंट के अंदर आती है। पहले कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी कोalition गवर्नमेंट के अंदर आती है और उसके बाद 1999 के अंदर एनडीए जो था, एनडीए की मेंबरशिप के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कोalition में बनती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका ड्यूरेशन जो था अलग अलग टाइम पीरियड में था। 1998 से लेकर 1999 तक 13 महीने की सरकार चलाई। 13 महीने से अक्टूबर 1990 से लेकर 2004 तक 5 साल की सरकार कंप्लीट चलाई। अब इस टाइम पीरियड पे एनडीए और यूपीए का गठन हुआ था, इसलिए बहुत से बच्चों को एनडीए जो है एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ इसके बारे में पढ़ना होता है। जो ऑफकोर्स अभी रिसेंट एग्जामों में कुछ क्वेश्चंस को देखा गया कि एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ है क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी सरकार थी जिन्होंने अपना कार्यकाल सही तरीके से पूरा करा था और ऑफकोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जिनको आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट दिया जाता है सभी सरकारों के द्वारा। अब अनस्टेबल क्या रहा, अनस्टेबल 1996 में यूनियन फ्रंट जो था वो कांग्रेस के सपोर्ट में आया था और बीजेपी उस समय क्या कहते हैं पावर से, सत्ता से क्या कहते हैं आउट थी। और 1989 के अंदर नेशनल फ्रंट सरकार में थी, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस जो थी सत्ता से बाहर थी। तो इतना आपको याद रखना है। उसी टाइम पीरियड के अंदर जो लोगों ने सोचा कि रिलीजियस बेस मतलब जो वोट होता है, वोट इन द सेंस की जाति के नाम पर वोट मांगना, उसका सिस्टम किया जा सकता है। तो जाति के नाम पर वोट मांगने की राजनीति जो थी वो शुरू हुई और जाति के नाम पर वोट मांगने की राजनीति अगर शुरू हुई तो हमें पता है कि समाज में काफ़ी लंबे समय से एसटी और एससी समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन ओबीसी के कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। अब ओबीसी के अंदर भी 2 टाइप के लोग आते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में क्या होता है कि बेचारों को छूट मिलनी चाहिए, वो आर्थिक से पिछड़ापन है। नॉट क्रीमी लेयर में जाति तो छोटी है लेकिन सैलरी इन पे ठीक ठाक मिलती है, तो इनको पिछड़ेपन के हिसाब से इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ये डिफरेंट होता है, विच इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ जिसका मैं आपसे पैसा चार्ज नहीं करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ओबीसी के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात साउथ में पहले से चल रही थी और नॉर्थ में वीपी सिंह की सरकार जैसी आती है उन्हें पता चलता है कि ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, उनको भी रिजर्वेशन की डिमांड करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने देखा, इन्वेस्टिगेट करा नॉर्थ की जगहों में और उन्होंने पाया कि यहाँ सही मायने में जो बेचारे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं बेचारे उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको एजुकेशन, सोशल बैकवर्डनेस, बहुत सारी कम्युनिटी जो है बहुत आर्थिक पिछड़ेपन की दिक्कत में झेल रही है और लाइफ जी रही है। तो ऐसे लोगों की बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। सरकार ने एक मंडल कमीशन बनाया और बहुत सारी ओबीसी जाति को निकाल के ढूंढ के निकाला। मंडल कमीशन का मेन काम था कि ये तय करे कि ऐसी जो क्रीमी लेयर से ओबीसी जातियां बिलोंग करती है उनके साथ ठाकुर किया क्या जाएगा। तो किया ये जाएगा कि उनको कहा गया शिक्षा और रोजगार के अंदर ऑफकोर्स 27% का एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर संरक्षण देना जरूरी है और ये रिकमेंडेशन लैंड रिफॉर्म के अंदर भी लागू करेगी। लैंड रिफॉर्म का मतलब सिंपल शब्दों में ये था कि बेचारे ओबीसी कैटेगरी के लोग जो बंधुआ मजदूरी का काम दूसरे खेतों में करते थे उनको भी इंसाफ मिलना ज़रूरी है, उनको भी इंसाफ मिलना ज़रूरी है। उसकी बात भी इसी लैंड फॉर्म या इसी के सिफारिश के तहत हुई थी। अब जनरल के लोगों ने तो ये कहा कि तुम लोग पहले तो एससी एसटी हमारा हक खा ही रहे थे, अब तो ओबीसी भी हमारा हक खाने लगे। इसकी वजह से पूरे भारत के अंदर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट के खिलाफ रिजर्वेशन को लेके सेंटर में बहुत गंदा हंगामा हो गया। लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने जो ठान रखी थी कि ये करना है तो करना है, तो ऑफकोर्स उन्होंने करके दिखा दिया और इस हिसाब से क्या कहते हैं, इट लीड द एलिगेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ इंडिया। और इसकी वजह से बहुत सारे हिस्सों में, नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में, साउथ में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, नॉर्थ के बहुत हिस्सों में आंदोलन चला और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे क्वेश्चंस और डिबेट्स खड़े होने लगे कि मतलब पार्टी के बिहाफ पे किसी को ऐसा मतलब पार्टी कर रही है जो गलत कर रही है। लेकिन ऑफकोर्स वीपी सिंह थे, तो वीपी सिंह ने इसको पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस दी और रिजर्वेशन मिला।
फिर लोगों को समझ में आया कि यार ये जाति बेस पे जो लोग वोट मांगते हैं, क्या इन पे वोट मांगा जा सकता है? क्या जब राजनीति में इनके लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो ये लोग सरकार में भी आ सकते हैं या नहीं? तो ऑफकोर्स काशीराम मुंशी वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने बाम से पहले बनाया था, और काशीराम मुंशी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। और इन्होंने कहा कि SC ST OBC जितने भी लोग दलित कैटेगरी के लोग हैं जो आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, उनको हम सरकार में लाएंगे और उन्हीं के अधिकार के बारे में जीतेंगे, मतलब उन्हीं के अधिकार के बारे में लड़ाई करी जाएगी। तो ऑफकोर्स अच्छी बात थी ये तो यही हुआ ही। यहाँ पे मायावती अब बन गई हैं, और मायावती का एक टाइम तो ऐसा था कि आपको पता है यूपी की तो वो CM भी बनी थी, 17वीं CM 1995 से लेके ये, और क्या कहते हैं जून से लेके अक्टूबर के बीच में ये क्या कहते हैं क्या थी, ये CM बनी थी यूपी की। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जेल वेल में डाला था। तो कॉलिशन गवर्नमेंट तो इनकी हमेशा ही बनती रहती है। BSP सरकार का जनाधार अभी काफ़ी हिस्सों में भी ठीक ठाक है ना। तो ये था, तो इस तरीके से हमने कॉलिशन गवर्नमेंट में मंडल कमीशन के बारे में पढ़ लिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद राम जन्मभूमि के बारे में पढ़ेंगे, राजीव गांधी के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अब डिबेट सेकुलरिज्म को लेके और डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को लेके होने लग गया। जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो ऑफकोर्स उन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी थी, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मेन बात ये कि 1980 में जब इलेक्शन दोबारा हुए तो उस पार्टी का नाम जनता पार्टी से बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया, और इंदिरा गांधी जो कांग्रेस R की हेड थी, उन्होंने अपनी कांग्रेस I बना ली थी। अब इसके हिसाब से धार्मिक पहचान के हिसाब से भी राजनीति होने लग गई, और लोगों को वोट बैंक मिला। बीजेपी लोगों को वो था आपका क्या कहते हैं हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों को लेके, जो आज भी मैं कह नहीं सकता, मुझे बोलना नहीं चाहिए मेरी वीडियो के अंदर, लेकिन बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम के झगड़े से हमें बहुत ऊपर जाना है। हमें किसी भी सरकार को चुनना है अगर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो सरकार हमारे लिए कितना अच्छा काम करे, ना ही जाति धर्म के नाम पर वो वोट मांगे, है ना। तो आप प्रैक्टिकल समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति होने लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि राम जन्मभूमि वहीं बननी चाहिए, फलाना फलाना। शाहबानो केस आया था उस टाइम पीरियड पे। शाहबानो केस एक मुस्लिम महिला थी, शाहबानो, उनके हस्बैंड ने 3 तलाक बोला और डिवोर्स कर लिया। तो उन्होंने कहा कि तो गलत है कि उन्होंने फ़ोन पे 3 तलाक बोला और मेरी छुट्टी, मेरा डिवोर्स हो गया। तो इंडिया के अंदर ये कहा गया कि ऐसे अगर 3 तलाक के मुद्दे आएंगे, जो ऑफकोर्स हमारे 2018 में जाके इसका सोल्यूशन हुआ था, लेकिन शाहबानो केस में ऐसा गया था कि 1985 के अंदर जब ये केस गया था डिवोर्स के मामले में, शाहबानो के केस में, तो उसके हस्बैंड को कहा गया था कि तुमने अगर अपनी वाइफ को छोड़ा है तो ऑफकोर्स तुम लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से अपनी वाइफ को सालाना खर्चा दोगे। तो ये पहले दूसरी कंट्री में नहीं होता था, पर हमारी कंट्री में इसके ऊपर डिबेट होने लग गया। तो इस हिसाब से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस भी हिंदू और मुस्लिमों को लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन गया। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद, जो बाबर के जो सिपाही थे, शिल्पकार थे, उन्होंने पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद, बाबर के मरने के बाद, बाबर कौन था याद करिए, 1556 के अंदर जिसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था इब्राहिम लोधी के साथ, और आगरा में क्या कहते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाई थी, कैपिटल बनाई थी। काफ़ी लंबे समय तक उनका कार्यकाल चला। तो बाबर के नाम पर एक बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, मॉस्क्यू बनाया गया था, उनके सैनिक के द्वारा बनाया गया था। तो बहुत सारे हिंदू लोगों का मानना ये है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो वहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि पहले ऐसा मुस्लिम लोग किया करते थे। तो इसलिए बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और इस पर कोर्ट में केस गया 1940 में, और बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया गया। 1986 में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कहते हैं अलाउ करा गया कि हिंदू लोग वहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं और मुसलमान लोग वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। 1986 में ऐसा हुआ। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये डिस्प्यूट जब बना, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन के बीच में ये कहा सुनी होने लग गई कि मंदिर वाले कह रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे क्योंकि राम जन्मभूमि है वो, और मस्जिद वाले कह रहे हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद है तो आप राम जन्मभूमि क्यों बनाओगे। तो ये डिस्प्यूट होने लग गया। फिर सरकार ने इसे स्थानीय मुद्दा से उठा के, मतलब इसे स्थानीय मुद्दे फैज़ाबाद से उठा के, अयोध्या से उठा के इसको नेशनल इशू बना दिया। और नेशनल इशू बनाने के बाद दूसरी पार्टियों ने इसमें देखा कि वोट बैंक हमारा बहुत अच्छा है, तो RSS, हिंदू विश्व हिंदू परिषद और BJP सरकार ने इस पे अपना कीला ठोकने की पूरी कोशिश कर ली। और यहाँ पे BJP सरकार में सोमनाथ भारती ने पूरी तरीके से गुजरात से लेके कहा कि अयोध्या तक एक रैली निकाली जाएगी जिसमें बजरंग दल उनको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर 1992 के अंदर कार सेवकों को कहा गया कि सारे लोग वहाँ पे आएंगे, बिल्डिंग वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर 1992 के दिन
बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से डिमोलिश कर दी गई और पूरी तरीके से सारे लोग कार सेवक वहाँ से आए तो सारे के सारे डिमोलिश होने के बाद पूरी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। अब ये केस काफ़ी लंबा चला। उसी ड्यूरेशन में इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कई हिस्सों में, जैसे 2 हफ्ते जनवरी में मुंबई के अंदर 1993 के अंदर मुंबई में चला काफ़ी लंबे समय तक। अयोध्या के मुद्दे से जुड़े अन्य घटनाक्रम को देखें तो उस समय बीजेपी की सरकार वहाँ पे थी, उस सरकार को ख़त्म कर दिया गया। उस सरकार के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनसे लॉ एंड ऑर्डर चल नहीं पाया। सेंट्रल की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, इन्वेस्टिगेट करा कि ये किसने करा होगा, तो ऑफ कोर्स किसने करा होगा, सारे लोग गए होंगे वहाँ पे तो सभी पे केस तो कर नहीं सकते हैं। तो सार हम ये बोल सकते हैं कि सरकार ने आर्टिकल नंबर 143 के तहत अयोध्या को एक डिस्प्यूटेड मामला बताया और उस पर फिर सुनवाई चालू कर दी, काम चालू कर दिया। 142 अनुच्छेद के तहत ये बताया गया 2000 आई थिंक अभी केस सुनाई दिया ना हमें, ये वाला कब सुनाई दिया हमें, हाँ नवंबर में, 9 नवंबर 1929 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने बैठ के इस पर फैसला सुनाया। 1992 का फैसला 2019 में जाके सॉल्व हुआ और फैसला ये सुनाया गया कि हाँ जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहीं पे राम जन्मभूमि है, वहीं मंदिर बनेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला होगा कि कुछ 5 एकड़ की ज़मीन या 6 एकड़ की ज़मीन वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पैसा देगी या ज़मीन देगी, वो वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये एक इशू था। दूसरा गुजरात दंगे। गुजरात दंगे 2002 से रिलेटेड है। गोधरा ट्रेन बर्निंग एक स्टोरी है, इस पर एक फिल्म भी बनी थी। मेन ये है कि चलती ट्रेन के अंदर आग लग गई थी, चलती ट्रेन के अंदर आग लगी थी, इसे गोधरा इंसिडेंट बोलते हैं। बोगी के अंदर ये वो लोग थे जो कार सेवक अयोध्या से अपना क्या कहते हैं मंदिर बना के लौट रहे थे। तो एक बंदा था जिसने क्या कहते हैं 27 फरवरी 2002 के दिन इतिहास रच दिया और उसने कोच नंबर S6 एक साबरमती एक्सप्रेस थी जिसके क्या कहते हैं 95 ऑक्यूपेंट जो थे मोस्ट कार सेवक मारे गए और लार्ज स्केल पे वायलेंस भड़का मुस्लिमों के खिलाफ, क्योंकि कार सेवक सारे हिंदू थे और वो मंदिर बना के वापस लौट रहे थे अपने घरों की तरफ। तो ये केस गुजरात में हुआ था तो लोगों को लगा मुस्लिम ने करा ये, इसलिए मुस्लिमों के ऊपर अटैक होने चालू हुए और इस गोधरा कांड के रिजल्ट के बाद एक SIT बनाया गया 2011 के अंदर। 2011 के अंदर याकूब पटियालिया करके 20 क्या कहते हैं मार्च को इसको 2002 के अंदर जब ये सीन हुआ था तो उसको 2011 के अंदर जाके पकड़ा गया और ये बताया गया कि हाँ यही बंदा था जिसने आग लगाई थी 2018 के अंदर। तो ये सोच सकते हैं इतना लंबा इसका फैसला भी आया। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत सरकार ने कहा कि जो भी हमारे प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन और साथ में क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसके तहत हम जितनी भी कंपनियां होती है बाहर की कंपनियां उनको भारत में बुलाने की कोशिश करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट होगा और बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी बात है एनेक्सेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या असल में एक सुसाइड बम के तहत हुई थी। एक महिला इनको माला पहना रही थी और उसके बाद 1991 21 मई उस दिन इन्होंने क्या करा, अपने पास क्या कहते हैं बम था इनके पास और सुसाइड बम था, दबाया और चीथड़े उड़ गए। इसकी कहानी पूरी तरीके से लिबरेशन तमिल इल्लम से संबंधित है। फैमिली मैन 2 के अंदर भी यही दिखाने की कोशिश करी गई है, नहीं देखिए तो आप वहाँ देख सकते हैं फैमिली मैन 2 मूवी। और दूसरी बात ये कि ये लेट्टे कम्युनिटी एक मिलिटेंट ग्रुप था जो पूरी तरीके से कह रहा था कि श्रीलंका के अंदर तमिल के लोगों को भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं एक वो मिलनी चाहिए आज़ादी, क्योंकि वहाँ पे सिंगली लोग ज़्यादा थे और लोगों का ऐसा कहना था कि इंडियन अथॉरिटी हमारे लिए कुछ कर रही नहीं है। तो इसीलिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लेट्टे कम्युनिटी ने ये फैसला लिया था, क्योंकि 1989 के अंदर वहाँ पे श्रीलंका में आर्म रिबेलियन हो गया था। 1987 के अंदर इंडिया ने इंडियन कीपिंग फोर्स भेजी थी, लेकिन श्रीलंका के लोग कहते कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, तो इसलिए हमें अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ गई। उसकी वजह से तमिल के लोग भड़क गए इस चीज़ से, और जब भड़क गए तो ऑफकोर्स हमें जब वापस बुलानी पड़ी तो इसका कसूरवार क्या कहते हैं फिर राजीव गांधी को ठहराया गया। हालांकि 2009 के अंदर सब कुछ ठीक हो गया था और आज भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि राजीव गांधी की हत्या का कारण वो खुद भी नहीं थे, लेकिन होता है ना गुस्सा, उसकी वजह से ये हो गया। अब ये चीज़ आपने पढ़नी है बस, बाकी तो इसके अंदर कुछ और है नहीं। मैं इतना ही पढ़ाऊँगा इस पार्ट के अंदर, बाकी इस पूरे चैप्टर के अंदर बाकी सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो आप ये पढ़िए मत, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़ और हमने 20 मिनट की सीरीज़ में आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करी है। दिस इज इट इन दिस वीडियो।